Assalamualaikum dear students, welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि जो नेचर में जो बेसिक फोर्सेस या जो फंडामेंटल बुनियादी फोर्सेस होती हैं वो कितनी हैं। और इसके अंदर स्टूडेंट हम 4 फोर्सेस को देखेंगे: ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों को इंशाल्लाह हम बारी बारी कवर करेंगे। तो जुड़े रहिएगा पूरे लेक्चर में हमारे साथ। ये टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस टॉपिक के एंड तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे एक रियल ग्लिस्टर की तरह। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यानी नेचर में जो बुनियादी फोर्सेस हैं उनकी तादाद कितनी है? 4 है। दीज आर ये जो इनके नाम ये हैं, यानी जो कायनात में जितने भी स्टूडेंट फिज़िकल फिनोमिना हो रहे होते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स का गिरना हो, चाहे वो प्लैनेट्स का घूमना है, चाहे वो एटम्स का एग्जिस्ट करना हो, सब जो है वो इन्हीं 4 बुनियादी फोर्सेस की वजह से होता है। और ये जो फोर्सेस होती हैं यही दरअसल कुदरत के बेसिक रूल्स होते हैं जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल फोर्सेस भी कहा जाता है। इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहली है स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसको हम कशिश शकल की फ़ोर्स भी कहते हैं। ये वो फोर्स होती है जो ज़मीन जो होती है ना वो हम पे लगा रही होती है। ज़मीन हमें अपनी तरफ खींचती है। जब हम कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वापस ज़मीन पर ही आ जाती है। तो ये इसी फोर्स की वजह से होती है जो ज़मीन हर बॉडी के ऊपर लगा रही होती है। यहाँ तक कि जो सूरज होता है वो भी अपने ग्रेविटेशनल पुल से ज़मीन को अपने गिर्द जो है वो घुमा रहा होता है। तो दूसरी है हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स। ये होती है जो मैग्नेट के अंदर पाई जाती है। इसको बरकी मकनातीसी फ़ोर्स भी कहते हैं। स्टूडेंट, अब ये जो फोर्स होती है ये चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान पाई जाती है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो ये जो फोर्स होती है ये चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान पाई जाती है। इसके बगैर ना तो इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो सकती है और ना ही जो केमिकल बॉन्डिंग है वो बनाई जा सकती है। जैसे कि स्टूडेंट आपकी जो मोबाइल की बैटरी होती है वो उसका चार्ज होना, उसके बाद बल्ब का रोशन होना और उसके बाद मैग्नेट का आयरन को या किसी भी लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींचना, ये सब इसी फोर्स की वजह से हो रहा होता है। आगे है स्टूडेंट थर्ड वाला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग एटमी जो फोर्स होती है वो भी इस फंडामेंटल फोर्स के अंदर आ रही होती है। और ये स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स है जो एटम के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस को एक साथ बांध कर रखती है। अगर ये कुव्वत या ये फोर्स ना होती तो प्रोटॉन्स जो होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर देते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं सेम चार्जेस, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले एक दूसरे को रिपेल कर देते, इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो अलग हो जाता और एटम कभी भी एग्जिस्ट ना करता। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ बांध कर रखती है, इसीलिए इसे कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये होती है कमज़ोर एटमी फोर्स। ये फोर्स जो होती है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी, लेकिन ये एटम के अंदर रेडियो एक्टिव डिके जैसा जो प्रोसेस होते हैं उनके अंदर ये अहम किरदार अदा कर रही होती है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, जो सूरज के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, सूरज के अंदर जो ये होने वाले रिएक्शंस हैं वो इसी वजह से पॉसिबल होते हैं जिन्हें वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहा जाता है। तो ये था स्टूडेंट एक बेसिक सा इंट्रो इन चारों फोर्सेस का। आगे हम इसकी डिटेल में इंशाल्लाह देखते हैं कि इनके अंदर क्या है। एवरी फोर्स कम्स अंडर एनी ऑफ दीज फोर्सेस, यानी हर फोर्स जो है वो इन्हीं फोर्सेस में से किसी ना किसी एक के अंदर आ रही होती है। स्टूडेंट्स, आप दुनिया में जितने भी फिनोमिना देख रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेविटी है, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, मैग्नेटिज्म है, ये सब इन्हीं चारों कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई हो जाते हैं। कोई भी फोर्स जो होती है वो इनसे बाहर नहीं निकल सकती। सबसे पहली है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्रीफ पढ़ा था, इसका ब्रीफ इंट्रो हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। ये हम पिछले हिस्से में भी जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। और वी ऑफन टॉक अबाउट दिस फोर्स के हम ज़्यादातर जो है वो इसके बारे में बात करते हैं।
और आप जो है ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा इसके बारे में पढ़ लिया है और हम स्टूडेंट्स इसको पढ़ भी चुके हैं और हम इसको फ़ील भी करते हैं। रोज़ाना हम इसको फ़ील करते हैं जब हम ज़मीन पर चल फिर रहे होते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल की फ़ोर्स होती है ये हमें एक ज़मीन के साथ बॉन्डिंग बनाती है। अगर ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ना होती तो हम स्पेस में ही उड़ रहे होते, हवा के अंदर ही उड़ रहे होते, हम ज़मीन के ऊपर जो है वो हमारा जो वजूद था, या हम ज़मीन पर खड़े हो नहीं हो सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे। तो ये सारा जो होता है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वजह से होता है और हम अक्सर इस फ़ोर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो फ़ोर्स होती है ये सबसे ज़्यादा नोटिसेबल फ़ोर्स होती है। मसलन जब कि भी कोई चीज़ नीचे गिरती है या प्लैनेट का ज़िक्र होता है तो हम लाज़मी जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है उसको स्टडी कर रहे होते हैं। इट इज़ द वीकेस्ट वन अमंग ऑल 4 फोर्सेस। ये इन चारों जो हमने ऊपर पढ़ी यहाँ पे, ये इन चारों फोर्सेस में से सबसे ज़्यादा वीक है। अगर स्टूडेंट आपको एमसीक्यूज़ आ जाए कि इनमें से सबसे वीक फ़ोर्स बताएँ, तो वो सबसे वीक फ़ोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ़ोर्स। सो आपने ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं एमसीक्यूज़ के लिए। ये पूछे जा सकते हैं। Being a long range force, it extends to infinite distance, although it becomes weaker and weaker. अब स्टूडेंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी ये ज़्यादा लंबे फासले पर लगने वाली फोर्स होती है और इसी वजह से कहता है कि ये जो होती है ये इन्फिनिट डिस्टेंस यानी लामहदूद फासले तक जो है ये एक्सटेंड होती है, यानी फैली हुई होती है। और अगरचे ये जो होती है ये कमज़ोर से कमज़ोर जो है वो होती जाती है। अब स्टूडेंट ये जो ग्रेविटेशन की फ़ोर्स है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, चाहे गैलेक्सीज़ जितनी भी दूर चली जाएं और वो एक दूसरे पर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स डालती ही रहती हैं। जितना फासला बढ़ता जाता है ये उतनी ही कमज़ोर होती जाती है। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि बिकम्स वीकर एंड वीकर, यानी जितना ज़्यादा फासला बढ़ता जाएगा ये उतनी ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है, लेकिन ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, कम से कम हो सकती है लेकिन ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। यह आपने यहाँ पे बात याद रखनी है कि चाहे फासला जितना ज़्यादा बढ़ जाए इसकी मिकदार कम से कम होती जाती है लेकिन ज़ीरो नहीं होती। जैसा कि जो सन है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा रहा होता है बाकी प्लैनेट्स पर ताकि उनको एक सर्कल के अंदर जो है वो मूव करवाता रहे, लेकिन चाहे जो भी प्लैनेट है सन के जितना भी दूर चला जाए उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो नहीं हो सकती, कम से कम हो सकती है लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसको देख लेते हैं। इट इज़ द फोर्स दैट कॉज द इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल्स। अब ये जो फोर्स होती है ये वो वाली फोर्स होती है जो कि कहता है कि इलेक्ट्रिकली यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है इसके हम फिनोमेना को पढ़ते हैं। ये जो है ये बरकी तौर पर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान इंट्रैक्शन की वजह से जो है ये पैदा होती है। यानी जब दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करें या एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो वो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए करते हैं। यानी यही फोर्सेस जो है ये हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में नज़र आ रही होती, इसीलिए इसको मर्ज करके कहा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिसिटी में भी यही फोर्स नज़र आ रही होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पैदा हो रही होती है। और मैग्नेट के केस में भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का ठीक है पोल्स को पढ़ा। तो यही जो है इन दोनों को मर्ज करके जो है ये टर्म बनाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कम अंडर दिस कैटेगरी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड और मैग्नेट के रिलेटेड जो फोर्सेस होती हैं वो इसी कॉन्सेप्ट में आ रही होती हैं। यानी जब आप स्टूडेंट अपने बाल कॉम्ब के ज़रिए करते हैं सेट, तो उससे क्या होता है कि जो कॉम्ब के ज़रिए कॉम्ब के अंदर चार्ज आ जाते हैं, तो फिर जब आप इसको कागज़ के टुकड़े या किसी भी चीज़ पर रखें तो वो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो उसके अंदर पैदा हो गई है। इसी तरह जब आप किसी भी मैग्नेट को नीडल के करीब लाते हैं तो मैग्नेट जो है वो इस नीडल को अट्रैक्ट करता है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होती है। तो दोनों के केसेस में जो है इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी के केस में और मैग्नेट के केस में जो है इन दोनों के अंदर फोर्स आ गई है, जिसकी वजह से वो दूसरे जो ऑब्जेक्ट हैं उनको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं।
दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ये भी जो होती हैं लॉन्ग रेंज होती हैं, यानी लंबे फासले पर लग रही होती हैं। ये फोर्सेस जो है ये सिर्फ करीब तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये दूर तक अपना जो इफ़ेक्ट है वो डाल सकती हैं। इसलिए हम रेडियो वेव्स या हम जो होते हैं ये मोबाइल सिग्नल्स, इनको हम बहुत बहुत दूर फासलों तक इनको भेज सकते हैं। द एरियाज इन विच दीज फोर्सेस एक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, यानी वो इलाके, वो एरियाज़, वो इनकी लिमिट्स जिनके अंदर ये रहते हुए ये अपनी जो फोर्स होती है उसको लगा सकती हैं। ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेट भी, इन्हें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। हर स्टूडेंट जो चार्ज पार्टिकल होता है या हर मैग्नेट जो होता है उसके इर्द गिर्द एक इनविजिबल फील्ड, यानी जो नज़र नहीं आ रही होती, वो मौजूद होती है। यानी इन फील्ड जो होती है वो ये एक ऐसा इनविजिबल सर्कल या एक ऐसा एरिया होता है मैग्नेट के इर्द गिर्द, मैग्नेट के अराउंड, या जो चार्ज होता है उसके, चार्ज पार्टिकल होते हैं उसके अराउंड ऐसा ये पाथ होता है जो उसके अंदर आने वाली चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही कोई मैग्नेटिक मटेरियल या इस तरह की कोई चीज़ जो है ये वो उस फील्ड के अंदर एंटर होती है, तो वो उसकी जानिब जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है। तो उसी को कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से, लेकिन जो है वीक होती हैं एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, और ये जो होती हैं ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं उनसे वीक होती हैं। यानी पता चला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे ज़्यादा वीक है इन चारों में से। फिर सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बारी आ जाती है। ये जो होती है ग्रेविटेशनल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस, यानी ये भी न्यूक्लियर फोर्स है, ये भी न्यूक्लियर फोर्स है, इन दोनों से कम होती है लेकिन इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगरचे जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये हमें ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन हकीकत में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के गुना ज़्यादा क्या है, पावरफुल है ग्रेविटेशनल फोर्स से। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा पावरफुल है। इसकी वजह से ही स्टूडेंट जो एटम्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो पॉसिबल हो रहे होते हैं। आगे देखते हैं, दिस फोर्स काजेज ऑल केमिकल रिएक्शंस, यानी इसी फोर्स के वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो पॉसिबल होते हैं। जब स्टूडेंट हम हाइड्रोजन और देखते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, या जब जो रस्ट आयरन होती है वो बनती है, यानी वो वाले लोहा जिसके ऊपर जंग लगा हुआ होता है वो बनता है, या जब खाना पकने के दौरान हम देखते हैं कि चेंजिंग्स आ रही होती हैं, तो ये सब जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही पॉसिबल हो रहा था। यानी जहाँ जहाँ हमें रिएक्शंस नज़र आ रहे होते हैं वहाँ वहाँ जो है ये मौजूद होती है ये वाली फोर्स। ये इसका काम क्या है, ये करती क्या है, इट बाइंड्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टल्स ईटीसी। ये क्या करती है, ये एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और क्रिस्टल्स वगैरह को आपस में जोड़ती है। अगर स्टूडेंट ये वाली फोर्स ना होती तो कोई भी जो एटम है वो स्टेबल ना होता, मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट ना करते, और जो क्रिस्टल्स हैं यानी जितने भी हमें ये सॉलिड के ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे होते हैं, ये टेबल है, चेयर है, इसके बाद वॉल है, डिफरेंट चीज़ें जो हैं जो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो हमें कभी भी दिखाई ना देते। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स होती है ये एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को जोड़ती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो सब्सटेंसेस हैं, बड़े बड़े, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इन्होंने मिलकर बड़े बड़े सब्सटेंसेस को बनाना होता है। तो जब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे ही नहीं तो बड़ा सब्सटेंस कैसे बनेगा। इसीलिए ये सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए या क्रिस्टल को बनाने के लिए ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये वाली फोर्स। At macroscopic level, it is the possible cause of friction between the different substances in relative motion. अब यहाँ पर इस फोर्स का जो है एक और असर बताया गया है कि ये बड़े पैमाने पर इन मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े पैमाने पर ये जो होता है ये मुख्तलिफ जो सरफेसेस होती हैं उनके दरमियान हरकत के दौरान रगड़ की वजह से, रगड़ की जो वजह होती है वो भी यही फोर्स होती है। यानी ये फ्रिक्शन को भी जो है वो पैदा कर रही होती है ये फोर्स। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब आप किसी टेबल पर बॉक्स को जब आप धकेलते हैं या आप उसको पुल करते हैं तो वो आसानी से नहीं, बल्कि आसानी से नहीं फिसलता, बल्कि फ्रिक्शन जो है वो उस पर लग रही होती है। इसकी वजह से आपको थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगाकर उसको जो है अपनी तरफ खींचना पड़ता है, तो फ्रिक्शन लग रही होती है। अब ये जो फ्रिक्शन होती है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जो है एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से हो रही होती है। यानी ये जो फोर्स होती है ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये एटम और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, क्योंकि इनके दरमियान एक इंटरेक्शन होता है, एक उनके दरमियान ताल्लुक बाइंडिंग बनी हुई होती है। तो इसकी वजह से जब आप किसी भी चीज़ को खींचते हैं तो उसकी वजह से फ्रिक्शन जो है या रुकावट जो है वो पैदा होती है। तो इसलिए कहता है कि ये फ्रिक्शन भी जो है वो क्रिएट या कॉज फ्रिक्शन को भी ये काज बन सकता है। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बताया गया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि इन चारों फोर्सेस में से ये वाली जो फोर्स है ये सबसे ज़्यादा जो है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो उसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। इट होल्ड्स द एटॉमिक न्यूक्लियाई टुगेदर बाय बाइंडिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब ये जो फोर्स होती है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है, और न्यूक्लियस के अंदर इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जो है बाइंड करके रखना एक दूसरे के साथ न्यूक्लियाई के अंदर। अब स्टूडेंट जो प्रोटॉन्स होते हैं, देखिए कि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसीलिए हम ये समझते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जैसा कि हमने देखा कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो सेम चार्जेस को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं। तो जब प्रोटॉन जो है एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करने की सलाहियत रखेंगे। लेकिन अगर ये रिपेल करते तो जो है न्यूक्लियस कभी भी जो है वो एग्जिस्ट ना करता। तो न्यूक्लियस ये जो फोर्स होती है ये इतनी ताकतवर फोर्सेस होती है कि ये उन प्रोटॉन्स के दरमियान पाई जाती है, और ये प्रोटॉन्स को इस बात से रोकती है कि एक दूसरे को रिपेल ना करें, बल्कि एक दूसरे के साथ जो है फ्रेंडशिप करके और एक बाइंडिंग वाला ताल्लुक बना के एक दूसरे के साथ जुड़ मिलकर रहें, और कोई आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो इनके। इस वजह से ये जो है इनके दरमियान बाइंडिंग करवाती है, ताकि ये जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है दब कर बैठे रहें और एक दूसरे से जुदा ना हो। तो ये जो होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। ठीक है, तो अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि इन चारों फोर्सेज में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है, तो आपने बगैर किसी हेजिटेशन के इसी जो है जो ये वाला ऑप्शन है इसके ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि ये वाली जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स समझी जाती है। उसके बाद देखते हैं ये क्या करता है। इन द न्यूक्लियस ओवरकमिंग द रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। अब ये जो फोर्स होती है स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स प्रोटॉन्स के दरमियान जो मौजूदा फोर्स होती है, कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। उसकी जो पावर होती है उसको आप यूँ समझ लें कि उसको काबू कर लेती है, और उसके ऊपर जो है होल्ड कर लेती है, उसके ऊपर काबू पा लेती है। और यानी प्रोटॉन जो है वो दूसरे को दफ़ा कर रहे होते हैं, दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, और ये जो फोर्स होते हैं ये इतनी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होती है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांध कर रखती है, और प्रोटॉन्स के दरमियान जो रिपेल करने की फ़ोर्स होती है उसको ख़त्म कर देती है। इसके नतीजे में स्टूडेंट जो एटम होता है वो स्टेबल हो जाता है, और जो मादा है वो अपनी मौजूदा शक्ल में जो है वो सही तौर पर कायम रह सकता है, सही तौर पर स्टेबल रह सकता है। चाहे वो हम कह सकते हैं कोई भी मैटर हो सकता है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, चाहे वो सॉलिड है, मादा जो है वो अपनी असली हालत में कायम रह सकता है। इट इज़ आल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स विद द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -14 मीटर। अब ये जो होता है स्टूडेंट ये बहुत ही शॉर्ट रेंज तक फोर्सेज है, यानी बहुत कम फासले पर इसका असर होता है। अगर फासले को बढ़ा दिया जाए तो ये फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसकी जो लिमिट है वो है 10 की पावर -14 मीटर। यानी ये जो है 10 की पावर -15 का मतलब यह है कि ये जो फोर्स है ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही महसूस की जा सकती है। इसलिए ये जो फोर्स है ये बड़े पैमाने पर या न्यूक्लियस के बाहर हमें नज़र नहीं आती, बल्कि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल तक या माइक्रोस्कोपिक सतह पर ही इसका असर हो सकता है। और ये सिर्फ इस वक्त कारगर रहती है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के करीब करीब हों, और 10 की पावर जो है -14 तक जो है इसकी रेंज हो सकती है। यानी बहुत ही कम फासले तक ये महदूद होती है, माइनस तक इसकी जो रेंज है वो माइनस में है, यानी बहुत कम हो सकती है इसकी रेंज। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस इंक्रीजेज बियॉन्ड दिस रेंज दिस फोर्स की सीजीज टू एक्ट। अगर कहता है कि अगर हम न्यूक्लियॉन्स के दरमियान यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान अगर हम फासले को इस लिमिट से
बढ़ा दें, यानी 10 की पावर -14 की लिमिट से बढ़ा दें, तो ये क्या होता है कि ये जो फोर्स है ये असर होना बंद कर देती है। यानी जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें हम मजमूई तौर पर न्यूक्लियॉन्स कह रहे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम प्लस करके देखें तो इनको न्यूक्लियॉन्स कह रहे होते हैं। अगर हम इनको इस लिमिट से ज़्यादा दूर फासले पर कर दें तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की मजबूती जो होती है वो मुकम्मल तौर पर जो पार्टिकल्स होते हैं इनके करीब करीब रहने पर मुनहसर होती है। जो ही जो पार्टिकल्स होते हैं जब एक दूसरे से दूर थोड़ा सा हटते हैं तो ये जो फोर्स है ये भी ख़त्म हो जाती है। यानी फोर्स के रहने के लिए पार्टिकल्स का एक दूसरे के करीब करीब रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फासले में इजाफा होगा तो न्यूक्लियस जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगा, इसलिए वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वाला पॉइंट। आगे देखते हैं, आगे है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। अब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग से वीक होती हैं, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा होता है। और ये किस चीज़ की ज़िम्मेदार होती है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के टूटने की ज़िम्मेदार होती है। अब ये वो फोर्स होती है स्टूडेंट जो न्यूक्लियस को तोड़ने और न्यूक्लियस को बदलने का जो अमल होता है उसको पॉसिबल बनाती है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट जब कोई भी एटम जो होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी वो स्टेबल नहीं होता, वो मुस्तहकम नहीं होता, उनके अंदर ये जो फोर्स होती है ये ज़्यादा नुमायाँ होती है और इन्हीं की वजह से जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं उनके अमल से गुजारा जाता है। यानी जब जो वो वाले एटम जो स्टेबल नहीं होते, वो अपनी स्टेबिलिटी की हालत में नहीं होते, तो उनके अंदर ये फोर्स अमल करती है और एटम को तोड़ देती है। ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, यानी एटम बम जब फटता है, जब कोई भी ब्लास्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर ये देखने को हमें मिल रहा होता है जब एक एटम टूटता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। तो उनके अंदर यही जो प्रोसेस है ये ज़्यादा होता है कि न्यूक्लियस जो है जब टूटता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और वहाँ ब्लास्ट वगैरह होते हैं। आगे देखते हैं, फॉर एग्जांपल वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जीक्यूट्स द बीटा डिके ऑफ द न्यूट्रॉन। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो हमें मिलती है कि जब जो बीटा डिके है, जब जो न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन के ऊपर जब बीटा डिके का अमल हो रहा होता है तो तब हमें ये जो मिसाल है वो देखने को मिल रही होती है। तो इन विच अ न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रोटॉन, जिसके अंदर जो है एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर बदल जाता है। अब जो स्टूडेंट बीटा डिके होता है, यानी बीटा टूट फूट, ये एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस होता है बीटा डिके। यहाँ पर उसने एग्जांपल बताई ना बीटा डिके की, तो बीटा डिके को आप देखें कि ये एक ऐसा अमल होता है तोड़ फोड़ का या टूट फूट का एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर जब, यानी न्यूक्लियस जब टूटता है तो उसके अंदर से जो एक न्यूट्रॉन होता है वो अपनी हालत बदल कर प्रोटॉन के अंदर चेंज हो जाता है। ये जो चेंजिंग होती है स्टूडेंट, ये सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही मुमकिन हो रही होती है। अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स ना होती तो कभी भी न्यूक्लियस ना टूटता और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो कभी भी प्रोटॉन में चेंज ना होता। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये हमें ये समझने में मदद देता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो ज़रात हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो सकता है। और ये किस तरह पॉसिबल हो सकते हैं ये हमें वीक न्यूक्लियर फोर्स ही बता रही होती है। In the process, a beta particle, electron and an uncharged particle called antineutrino are emitted। यानी जब ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है बीटा डिके वाला, जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के अंदर चेंज होता है, तो ये कहता है कि इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं बन रहा होता बल्कि इसके अंदर इसके दौरान एक बीटा पार्टिकल भी खारिज होता है जो कि न्यूट्रॉन है, और एक अनचार्ज पार्टिकल, यानी एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता वो निकलता है और उसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, उसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। ये दोनों निकल रहे होते हैं, यानी पता चला कि जब बीटा डिके होता है तो उसके दौरान एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। तो उसके दौरान, उस रिएक्शन के दौरान 3 चेंजिंग्स आ रही होती हैं। पहली क्या कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, और दूसरी क्या कि एक बीटा पार्टिकल जो है वो इमिट होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कह रहे होते हैं। और एक तीसरी चेंजिंग जो आ रही होती है वो ये होती है कि एक अनचार्ज पार्टिकल भी रिलीज़ होता है जिसका नाम क्या है, एंटी न्यूट्रिनो। तो आपने ये याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि बीटा डिके के दौरान जो है वो क्या क्या चीज़ें इमिट होती हैं या
या अनचार्ज पार्टिकल जो इमिट होता है उसका नाम बताएं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटम्स अकर्स। कहता है कि हम दूसरे अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि जो एटम का रेडियो एक्टिव यानी रेडियो एक्टिव डिके यानी रेडियो एक्टिव टूट फूट जो होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इसकी वजह से हो रहा होता है। रेडियो एक्टिव डिके दरअसल इसी जो पावर है, इसी फोर्स का नतीजा होता है जब जो अनस्टेबल एटम, जैसे मैंने ऊपर बताया कि अनस्टेबल एटम जो होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए रेडिएशन खारिज करते हैं, और ये अमल मुकम्मल तौर पर जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स की बदौलत ही हो रहा होता है। However, weak nuclear force is stronger than the gravitational force। यह कहता है कि ये जो वाली जो फोर्स होती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बट वीकर दैन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम जो है वो मजबूत होती है या वीकर होती है इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻17 मीटर। तो यहाँ पर इसकी रेंज बताई गई है कि ये 10⁻⁻17 मीटर की हद के अंदर रहते हुए ये अपनी जो असर है उसको दिखा सकती है। अब जैसा कि हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के केस में पढ़ा कि 10⁻⁻14 वो भी न्यूक्लियस की रेंज के अंदर अंदर ही था, और इसको भी हमने देखा कि ये इतनी छोटी रेंज जो है ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर ही हो सकती है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, और इसका जो असर होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर रहते ही हो सकता है 10⁻⁻17 यानी माइनस के लेवल में। तो ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा होता है, न्यूक्लियस से बाहर जो है वो इसका इफेक्ट हमें नज़र नहीं आता। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हमने देखा कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा वीक फोर्स है, और फिर हमने वे देखा कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इन दोनों से कम है। फिर उसके बाद जो हमने वीक देखा, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो इससे ज़्यादा जो है उससे ज़्यादा वीक होती है, लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये आपने जो इनके पावर की जो रेशो है वो आपने याद रखनी है कि कौन किससे ज़्यादा कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन किससे वीक है। ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने ये भी इनका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ग्रेविटेशन फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ पे लग रही होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी न्यूक्लियस के अंदर है, और जैसे कि नाम से पता चल रहा है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। तो ये तो स्टूडेंट आज के हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।